शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास, मौत का खेल। बारिश कब की थम चुकी थी, लेकिन मैंने अपनी प्लास्टिक की बरसाती उतारने का उपक्रम नहीं किया था। जब बारिश नहीं हो रही थी, प्लास्टिक की पीले से रंग की घिसी पिटी बरसाती मैं तब भी पहने हुए था। उस बरसाती को अपने जिस्म से अलग करते मैं डरता था। मेरी पतलून की हालत पीछे से बहुत नाजुक हो चुकी थी और कमीज भी किसी भी क्षण जिस्म का साथ छोड़ देने को तैयार थी। बरसाती की वजह से मेरे कपड़ों की खस्ता हालत ढकी रहती थी। मेरे सिर के बाल बढ़े हुए थे और बेतरतीबी से बिखरे हुए थे। मैंने शेव कब से नहीं की थी, मैं खुद भूल चुका था। इन तमाम बातों की वजह से और 2 दिन से खाना न खाया होने की वजह से मेरे चेहरे से मनहूसियत तो टपक ही रही थी, साथ ही मैं कमजोरी का भी अनुभव कर रहा था। मेरे चेहरे पर लगा चश्मा बार बार अपने स्थान से सरक कर नाक के अग्रभाग पर पहुंच जाता था। मैं बंबई के विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन की लॉबी में एक बेंच पर बैठा था और अपनी भूख और कमजोरी से जड़ हो चुके दिमाग से कोई ऐसी तरकीब खोज निकालने की कोशिश कर रहा था जिससे मुझे खाना भी हासिल हो जाता और मुझे कोई अपराध भी न करना पड़ता। भूख की वजह से मेरी जो हालत थी, उससे ऐसा समय भी शीघ्र ही आने वाला था जब मैं अपराध न करने का विचार त्याग कर कहीं न कहीं से जबरदस्ती पेट भरने का जुगाड़ करने के बारे में सोचने लगता। मुझे कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। जो आसान तरकीब बार बार हथौड़ी की तरह मेरे दिमाग में बज रही थी, वह इतना टूट चुकने के बावजूद मुझे पसंद नहीं थी। अभी मैं हालात से इस हद तक समझौता करने के लिए तैयार नहीं था कि भीख मांगने लगता। अभी मैं भीख मांगने से कम गिरे हुए तरीकों पर गौर कर रहा था। एक सूट बूटधारी साहब मेरे सामने से गुजरा। गुजरते समय वह सिगरेट का एक टुकड़ा नीचे फेंक गया। वह टुकड़ा पूरे सिगरेट के 1/3 से भी अधिक था। मैंने होठों पर जबान फेरी। खाना मैंने 2 दिन से नहीं खाया था, लेकिन सिगरेट मैंने 1 हफ्ते से नहीं पिया था। मैं यूं ही झिझकता हुआ सिगरेट उठाने के लिए नीचे झुका, जैसे अभी कोई मुझे किसी दूसरे का सिगरेट उठाने के अपराध में गिरफ्तार कर लेगा। मेरा चश्मा मेरी नाक से ढलक कर नीचे आ गिरा। मेरे मुंह से एक सिसकारी निकली और मैंने जल्दी से चश्मा उठा लिया। चश्मा सही सलामत था। मेरे मुंह से शांति की दीर्घ निश्वास निकल गई। मैंने दूसरा हाथ बढ़ाकर सिगरेट का जलता हुआ टुकड़ा उठा लिया। मैंने चश्मे को मजबूती से नाक पर जमाया और सिगरेट का टुकड़ा होठों से लगा लिया। मैं बड़े प्यार से सिगरेट के छोटे छोटे कश लेने लगा। सोच रहा था कि शायद सिगरेट के धुएं की गमी से मेरे दिमाग की मोम पिघले और मुझे पेट भरने की कोई तरकीब सूझ जाए। एक जमाना था जब सिगरेट पीना तो दूर, अपने धार्मिक संस्कारों की वजह से मैं उसकी छूने तक को तैयार नहीं होता था। लेकिन न अब वह जमाना बाकी था और न उस जमाने का मैं बाकी था। अब मैं एक बहरूपी की जिंदगी जी रहा था, जो इस जिंदगी में सिगरेट जैसी मामूली चीज से परहेज की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। विशेष रूप से तब जबकि सिगरेट नोशी मेरे बहरूप की सलामती में मददगार थी। आज मैं, कथित विमल कुमार खन्ना, मुंबई वीटी की बेंच पर बैठा हुआ इतनी बड़ी दुनिया में एकदम तन्हा इंसान था, जिसे 2 दिन से खाना नहीं खाया था। ए, मेरे कानों में एक अधिकारपूर्ण स्वर पड़ा। मैंने सिर उठाकर देखा। मेरे सामने एक कुर्ता पजामा और टोपीधारी, सूरत से गुजराती लगने वाला लगभग 50 साल का गोल मटोल आदमी खड़ा था। उसकी पैनी दृष्टि मेरे चेहरे पर टिकी हुई थी। फरमाइए, मैं बोला। मैंने सिगरेट का आखिरी कश लगाकर उसे जमीन पर फेंक दिया। कई बार आदमी की जुबान से निकला एक इकलौता शब्द भी उसके दिल में झांकने का रास्ता बना देता है। शायद ऐसा ही कुछ मेरे बारे में उस गुजराती ने अनुभव किया। शायद उसे मुझसे ऐसे शिष्ट उत्तर की आशा नहीं थी। मैंने अगर उसकी ए के बदले में क्या मांगता है कहा होता तो सारा सिलसिला ज्यादा स्वाभाविक मालूम होता। उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी आ गई। कौन हो तुम? उसने नम्र स्वर में पूछा। भूखा हूं जनाब, मैं बोला। मैंने तुमसे यह नहीं पूछा है। मैं इस वक्त आपको अपना इससे बेहतर परिचय देने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरा मतलब है, कोई काम धाम करते हो? एकदम बेकार हूँ जनाब। कोई काम, कैसा भी काम दिलवाइए ना। काम कहाँ रखा है? वह तनिक तिक्त स्वर में बोला। मैंने किसी और वजह से तुमसे यह सवाल पूछा था। वह आदमी कुछ क्षण मुझे घूरता रहा और फिर बोला, 2 रुपए कमाना चाहते हो? मेरा दिल उछलने लगा। अपने सामने खड़ा आदमी मुझे 2 रुपए की कीमत के भोजन से सजा हुआ थाल मालूम होने लगा, लेकिन शीघ्र ही मैंने स्वयं पर काबू पा लिया। बदले में मुझे क्या करना होगा? मैंने संदिग्ध स्वर में पूछा। कुछ भी नहीं, गुजराती बोला। काम बहुत आसान है।
अगर तुम वाकई भूखे हो तो तुम्हें उसको करने से कोई ऐतराज भी नहीं होगा। काम क्या है? मैंने दिल्ली के लिए 3rd क्लास स्लीपर की बुकिंग करवानी है। जिस दिन मैंने जाना है उस दिन की बुकिंग कल सुबह से आरंभ होगी। लोग सुबह 4 बजे से ही लाइन में आकर लगने शुरू हो जाएंगे। अभी 11 बजे हैं और बुकिंग लाइन में अभी से 3 आदमी खड़े हैं। बुकिंग सुबह 9 बजे आरंभ होगी। उस समय तक लाइन इतनी लंबी हो जाएगी कि मुझे टिकट मिलना असंभव हो जाएगा। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अब से लेकर सुबह 9 बजे तक 10 घंटे लाइन में खड़ा रह सकूं। अगर मेरी जगह सुबह तक के लिए तुम अभी लाइन में लग जाओ तो मैं तुम्हें नगद 2 रुपए दूंगा। जनाब, आप लाइन में नहीं खड़े रह सकते क्योंकि आप बूढ़े हैं। मैं धीरे से बोला, मैं भी लाइन में खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि मैं भूखा हूँ। लेकिन 2 रुपए मिलने के बाद तो तुम भूखे नहीं रहोगे। जब तक सुबह के 9 बजेंगे तब तक 2 रुपए के इंतजार में मेरी आत्मा शरीर त्याग देगी। तुम भले आदमी हो ना? गुजराती झिझकता हुआ बोला। कोई सर्टिफिकेट तो नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर आप मेरी जुबान पर विश्वास करें तो भला आदमी हूँ। मेरे 2 रुपए लेकर भाग तो नहीं जाओगे? अगर मेरा ऐसा ही कुछ करने का इरादा होता तो मैं भला आपके 2 रुपए लेकर क्यों भागूंगा? आपका टेटुआ दबाकर आपका सारा माल नहीं साफ कर दूंगा। मेरे साथ आओ। मैं उठकर उसके साथ हो लिया। वह मुझे एक बुकिंग ऑफिस के पास ले आया। एक बंद खिड़की के सामने 5 आदमी एक दूसरे के पीछे बैठे थे। गुजराती उनके पीछे जा खड़ा हुआ। उसने जेब से निकालकर एक एक के 2 नोट मुझे दिए और बोला, मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, तुम खाना खाकर जल्दी लौटो। अच्छा, और सुनो, फरमाइए, तुम्हारा नाम क्या है? विमल। रहते कहाँ हो? मैं यूं हंसा जैसे मुझे गुजराती की अक्ल पर तरस आ रहा हो। जिनके घर होते हैं उनके पेट खाली थोड़े ही होते हैं। शायद उसे भी मेरी हंसी का अर्थ समझ आ गया। वह जल्दी से बोला, ठीक है, जल्दी वापस आओ। अभी गया और अभी आया, मैं बोला, और आना जरूर। मैंने उसकी बात नहीं सुनी। पैसा हाथ में आते ही मेरी भूख दुगनी हो गई थी। मैं मुट्ठी में नोट दबाए लपकता हुआ स्टेशन से बाहर निकल आया। सड़क के पार ही एक सस्ता सा होटल था। मैं होटल में प्रविष्ट हो गया। होटल की बाईं ओर एक लंबा काउंटर था जिसके पीछे एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला, सूरत से ही बदमाश लगने वाला हट्टा कट्टा आदमी बैठा था। काउंटर के भीतरी सिरे के समीप एक टेलीफोन बूथ था। होटल की आधी मेजें खाली थी। मैं काउंटर के समीप की एक मेज पर बैठ गया। एक मैला कुचैला सा लड़का मेरे सामने आ खड़ा हुआ। खाना लाओ। मैं होठों पर जुबान फेरता हुआ बोला, जल्दी। जेब में पैसे हैं? छोकरे के कुछ कहने से पहले ही काउंटर के पीछे बैठा हुआ बदमाश सा लगने वाला आदमी कठोर स्वर में बोल पड़ा। मेरी आवाज शायद उसके कानों तक पहुंच गई थी। उसे मेरे जैसे हुलिये के आदमी की जेब में खाने की कीमत अदा कर पाने जितना पैसा होने की उम्मीद नहीं मालूम होती थी। मेरी मुट्ठी में दबे एक एक रुपए के 2 नोट एक दूसरे में गड़बड़ होकर एक गोली का रूप धारण कर चुके थे। मैंने वह गोली काउंटर पर उस आदमी के सामने उछाल दी। उसने गोली खोली। उसने एक एक 2 नोट एक दूसरे से अलग किए। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट उभरी और फिर वह उच्च स्वर में बोला, ए छोकरा, बड़ा साहब के लिए फौरन खाना ला। क्या लाऊं साहब? छोकरा बोला, जो कुछ भी 2 रुपए में ज्यादा से ज्यादा हासिल हो सकता है। मैं बोला। छोकरे के कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर बिना कुछ बोले सिर हिलाता हुआ वहां से चला गया। मैं पीठ के साथ जा लगे पेट को दबोचे होठों पर जुबान फेरता हुआ खाना आने की प्रतीक्षा करने लगा। होटल में मौजूद और लोगों को खाना खाते देखकर मुझे एक क्षण भी प्रतीक्षा करना दूभर लग रहा था। मैंने खाना खाते हुए लोगों की ओर से दृष्टि फिरा ली। मेरी निगाह एक बार काउंटर पर बैठे देव से टकराई। वह अब भी मुझे संदिग्ध निगाहों से देख रहा था। शायद वह सोच रहा था कि कहीं मैं एक एक के 2 नोट कहीं घर से छाप कर तो नहीं लाया था। छोकरा मेरे लिए दाल, सब्जी, प्याज, चटनी और 4 रोटियां ले आया। बस इतना ही? मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। अभी इतना तो खाओ, छोकरा बोला। रोटी और लाता हूँ। मैं यूं खाने पर झपटा जैसे जिंदगी में पहली बार खाने की सूरत दिखाई दी हो। छोकरा अभी मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हुआ था और मैं अपने सामने रखी 4 रोटियां निगल चुका था। 1 महीने से भूखे हो क्या? काउंटर के पीछे बैठा देव बोला। मैंने उत्तर नहीं दिया। मैंने पानी का गिलास उठाया और गटागट पानी पी गया। मैं और रोटी आने की प्रतीक्षा करने लगा। छोकरा 4 रोटियां और ले आया। सब्जी उसने दोबारा नहीं दी, लेकिन मेरी दाल की प्लेट फिर भर गया। मैंने फिर खाना आरंभ किया। इस बार भूख की वजह से जो दहशत मुझ पर सवार थी वह काफी हद तक उतर चुकी थी। अब मैं खाना धीरे धीरे खा रहा था।
उसी क्षण होटल में एक युवती प्रविष्ट हुई। अब से 10 मिनट पहले अगर जीनत अमान भी मेरे सामने से गुजर जाती तो मुझे खबर नहीं होती, लेकिन अब मेरे पेट में खाना था और निगाहों में वक्ती संतोष की चमक थी। मैंने जी भरकर उस युवती का निरीक्षण किया। वह एक लगभग 25 साल की छरहरे बदन की खूबसूरत युवती थी। उसके बाल विलायती फैशन के कटे हुए थे। उसके चेहरे पर बड़े सलीके का मेकअप था और वह बड़ा कीमती परिधान पहने हुए थी। उसने दाएं हाथ में एक गहरे लाल रंग का प्लास्टिक का बैग झुलाती हुई वह काउंटर के समीप से होती हुई टेलीफोन बूथ की ओर बढ़ रही थी। काउंटर के पीछे बैठा देव लालायित नेत्रों से उसे सिर से पैर तक नाप रहा था। युवती होटल में मौजूद लगभग हर किसी की तारीफ और लालसा भरी निगाहों के शिकार होती हुई टेलीफोन बूथ में प्रविष्ट हो गई। बूथ का दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। मुझे बूथ के दरवाजे के ऊपरी भाग में लगे शीशे में से उसकी धुंधली सी सूरत दिखाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे खाना खाता रहा। मेरी भूख खत्म हो चुकी थी, मेरा पेट भर चुका था, लेकिन क्योंकि दोबारा खाना कब मिलेगा भी या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। इसलिए मैं पेट भर चुकने के बाद भी जबरदस्ती ठूस ठूस कर खाना खा रहा था। छोकरा मुझे 2 रोटियां, थोड़ी सी दाल और थोड़ा सा प्याज और दे गया और साथ ही नोटिस दे गया कि 2 रुपए के बदले में मिलने वाले खाने की वह आखिरी किश्त थी। मैंने सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाया और खाना खाता रहा। जिस समय मैं आखिरी रोटी को जबरदस्ती पेट में डालने की कोशिश में लगा हुआ था, उस समय टेलीफोन बूथ का दरवाजा खुला और युवती बूथ से बाहर निकली। बूथ का स्प्रिंग लगा दरवाजा उसके पीछे अपने आप बंद हो गया। वह अपनी ऊंची एड़ी की सैंडल ठकठकाती हुई नाक की सीध में होटल से बाहर की ओर बढ़ रही थी। मैं खाना खाना भूलकर अपलक उसे बाहर की ओर जाता देख रहा था। उसी क्षण एक ख्याल हथौड़ी की तरह मेरी चेतना से टकराया। लाल हैंडबैग। युवती के हाथ में प्लास्टिक का वह लाल रंग का हैंडबैग नहीं था जो जब वह होटल में घुसी थी तो मैंने उसके हाथ में देखा था। युवती तब तक होटल से बाहर निकलकर निगाहों से ओझल हो चुकी थी। अपना हैंडबैग वह जरूर टेलीफोन बूथ में भूल आई थी। मैंने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। काउंटर पर बैठा देव अभी भी बाहर की ओर झांक रहा था। होटल में बैठे लोग अपना अपना खाना खाने में मग्न थे। शायद मेरे सिवाय किसी ने इस बात को नोट नहीं किया था कि जब वह युवती होटल में आई थी तो उसके हाथ में लाल रंग का प्लास्टिक का हैंडबैग था और जब वह वापस गई थी तो वह हैंडबैग उसके हाथ में नहीं था। मैंने रोटी का आखिरी कौर हलक में ठूसा, ऊपर से पानी पिया और अपने हाथों को बरसाती की साइडों से रगड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। मैं द्वार की ओर बढ़ा। कुछ कदम ही चलकर ठिठका। मैंने बरसाती की जेब में हाथ डाला, हाथ बाहर निकाला और फिर विचारपूर्ण मुद्रा बनाए टेलीफोन बूथ की ओर बढ़ा। काउंटर पर बैठा देव संदिग्ध नेत्रों से मुझे देख रहा था। मैं टेलीफोन बूथ में घुस गया। मैंने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। एक बार शीशे में से मैंने काउंटर की ओर देखा। देव की निगाहें उसी ओर लगी हुई थी। मैंने दरवाजे की ओर पीठ कर ली। कॉइन बॉक्स की बगल में बने एक छोटे से रैक पर डायरेक्टरी के ऊपर वह लाल हैंडबैग रखा था। एक बार तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं वह हैंडबैग उठाऊं और भागता हुआ उस युवती के पास जाऊं, तो शायद अभी फुटपाथ पर ही कहीं होगी और उसे उसका हैंडबैग सौंप दूं। लेकिन वह ख्याल अधिक देर तक मेरे दिमाग में नहीं टिका। पता नहीं उस क्षण मेरे मन में उत्सुकता थी या बेईमानी, लेकिन मैंने पहले बैग खोलकर भीतर झांकने का निश्चय कर लिया। मैंने बाएं हाथ से हुक पर से टेलीफोन उठाकर कान से लगा दिया। दाएं हाथ में मैंने एक ऊटपटांग नंबर डायल कर दिया। दूसरी ओर से बिजी टोन आने लगी। मेरे दाएं हाथ ने यूं एक्शन किया जैसे मैंने कॉइन बॉक्स में सिक्के डाले हों। यह सब मैं इसलिए कर रहा था ताकि बाहर काउंटर पर बैठा देव अगर अभी भी मुझे घूर रहा हो तो उसे तसल्ली हो जाए कि मैं वाकई टेलीफोन कर रहा था। दाएं हाथ से मैंने हैंडबैग को खोला और टेलीफोन बूथ की छत पर लगी रोशनी के प्रकाश में मैंने हैंडबैग के भीतर झांका। मेरा मुंह सूख गया। किसी महिला के बैग में अपेक्षित साधारण सौंदर्य प्रसाधनों के ऊपर 100 के नोटों की नई नकोर बैंक की अनखुली गड्डी मौजूद थी। मेरी सांस तेज हो गई। मेरा शरीर पसीने से नहा गया। मैंने एक गुप्त दृष्टि बूथ से बाहर काउंटर की ओर डाली। काउंटर के पीछे खड़ा देव उस समय मेरी ओर नहीं देख रहा था। 10,000 रुपए! मेरे दाएं हाथ की उंगलियां खुद ही पर्स में सरक गई। इससे पहले कि मैं सारे सिलसिले के बारे में कोई विवेकपूर्ण बात सोच पाता, नोटों की गड्डी मेरे पतलून की जेब में पहुंच चुकी थी। मेरे दाएं हाथ की उंगलियों ने बैग दोबारा बंद कर दिया। मेरे मानस पटल पर भविष्य के उज्जवल स्वप्न चलचित्र की तरह चलने लगे। मेरी दरिद्रता के दिन समाप्त हो चुके थे। शायद भगवान ने ही ऐसे साधन जुटाए थे कि मैं उस होटल में
₹2 का खाना खाने आऊं और 10,000 रुपए लेकर लौटूं। अपने नगाड़े की तरह बजते दिल पर काबू पाने का प्रयत्न करते हुए मैंने रिसीवर क्रेडल पर टांग दिया। मैं वापस घूमा। मैंने बूथ के द्वार को धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ द्वार को छू भी नहीं पाया कि किसी ने बाहर से खींचकर एक झटके से द्वार खोल दिया। मेरे सामने बैग की मालकिन खड़ी थी। वह मेरे लिए मौत की घड़ी थी। मेरा निचला जबड़ा नीचे लटक गया था। भय, उत्कंठा और आतंक के भावों से मेरी आंखें फटी पड़ रही थी। मैं पत्थर की प्रतिमा बना उस युवती के सामने खड़ा था। उन कुछ क्षणों के लिए मेरे लिए संसार की गति रुक गई थी। मेरा हैंडबैग रह गया था, युवती मधुर स्वर में बोली। मुझे जैसे सांप सूंघ गया था। मेरे मुंह से बोल नहीं फूटा। मैं पूर्वता मुंह बाए जड़ सा अपने स्थान पर खड़ा रहा। मैंने कहा, मेरा हैंडबैग। जब तक मेरे दिमाग में वहां से भाग निकलने का ख्याल आया, तब तक काउंटर के पीछे खड़ा देव अपने स्थान से हटकर मेरे सामने युवती के बगल में आ खड़ा हुआ। क्या बात है? उसने संदिग्ध नेत्रों से मुझे घूरते हुए युवती से प्रश्न किया। कुछ नहीं, युवती सच स्वर में बोली। अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ टेलीफोन करने आई थी। भूल से अपना हैंडबैग यहीं छोड़ गई थी, वही लेने आई हूँ। काउंटर के पीछे के देव ने एक सरसरी दृष्टि बूथ में डायरेक्टरी के ऊपर रखे बैग पर डाली। फिर उसने दोबारा मेरी ओर यूं देखा जैसे जेलर जेल का अक्सर मेहमान बनने वाले चोर को देखता है, और फिर कुछ स्वर में मुझसे संबोधित हुआ। क्या बिजली के खंभे की तरह बूथ में गड़े खड़े हो? एक तरफ हटते क्यों नहीं हो? मैं लड़खड़ाता हुआ बूथ से बाहर निकल आया। भाग निकलने के बारे में सोचना भी बेकार था। मैं अभी 10 कदम भी आगे नहीं बढ़ा होता कि देव ने मुझे दबोच लिया होता। युवती ने हाथ बढ़ाकर अपना बैग उठा लिया। तुम्हें कोई दौरा पड़ता है क्या? देव जैसा आदमी मुझसे बोला। नहीं। बड़ी कठिनाई से मैं अपने मुंह से एक शब्द निकाल पाया। तो फिर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? अभी तो तुम ठीक थे। मेरे मुंह से बोल नहीं फूटा। वह आदमी और संदिग्ध हो उठा। युवती ने अपना बैग अपनी बाह में लटका लिया था। मेम साहब, जरा देख लीजिए, वह आदमी बोला। बैग में आपकी चीजें सही सलामत तो हैं। मुझे यह आदमी ठीक नहीं मालूम होता। मुझे लगा कि मेरे दिल की धड़कन रुक जाएगी। अगले ही क्षण मैं चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाला था। युवती के बैग से 10,000 रुपए मेरी जेब में बरामद होने की देर थी कि मैं हवालात में होता। मेरे जैसा फटेहाल आदमी अपनी जेब में 100 के नोटों की चमचमाती हुई गड्डी की मौजूदगी की कोई विश्वसनीय वजह बयान नहीं कर सकता था, जबकि वह युवती बड़ी आसानी से साबित कर सकती थी कि वह रकम उसकी थी। मैं फंस चुका था। अच्छा, युवती सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाती हुई बोली। उसने अपना बैग खोलकर भीतर झांका। मेरी सांस रुक गई। वह कुछ क्षण बैग में मौजूद अपनी चीजों का निरीक्षण करती रही और फिर बोली, सब ठीक है, कोई चीज गुम नहीं है। अब तक मैं केवल भय से जड़ था, अब मेरे आश्चर्यचकित होने की बारी थी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। हे भगवान, यह चमत्कार कैसे हो गया? क्या युवती को भी मालूम नहीं था कि उसके बैग में 10,000 रुपए थे? अच्छी तरह देख लीजिए, देव जैसा आदमी बोला। मुझे तो यह आदमी पक्का चोर मालूम होता है। इसकी सूरत से भी ऐसा ही लगता है जैसे इसने जरूर कोई गड़बड़ की है। यह आदमी तुम्हें चोर लगता होगा? युवती शांत स्वर में बोली। मुझे नहीं लगता। मेरी कोई चीज गुम नहीं हुई है। अगर इस आदमी की नीयत खराब होती तो मेरा बैग लेकर यह कब का यहाँ से चंपत हो चुका होता। देव जैसे आदमी के चेहरे से निराशा झलकने लगी। वह अभी भी संदेह और उपेक्षा भरी निगाहों से मुझे देखता हुआ वापस काउंटर के पीछे पहुंच गया। न जाने कब की अटकी हुई मेरी सांस अब बाहर निकली। मेरे साथ आओ, युवती धीरे से बोली और बिना मेरी ओर दोबारा दृष्टिपात किए लंबे डग भरती हुई होटल से बाहर की ओर चल दी। मैं यंत्र चालित सा होटल से बाहर निकलने के बाद वह मेरी बगल में चलने लगी। एक बार फिर मेरे दिमाग में भाग निकलने का ख्याल आया, लेकिन फौरन ही गायब हो गया। एक तो वैसे ही मेरी बॉडी सिंगल सिलेंडर की थी, दूसरे फक्का कशी करते रहने की वजह से मेरा रहा सहा दम भी निकल चुका था। मेरे मुकाबले में वह युवती काफी चुस्त और बलिष्ठ मालूम होती थी। पहले तो मुझे रोक रखने के लिए वह खुद ही काफी थी, और फिर वह शोर भी मचा सकती थी। एक सुंदरी का आर्तनाद सुनकर सड़क पर चलते फिरते लोग उतनी रात गए भी सैकड़ों की तादाद में मेरे पीछे पड़ जाते। मैं भीगी बिल्ली की तरह फुटपाथ पर युवती के साथ चलता रहा। अपनी पतलून की जेब में रखी 10,000 की नोटों की गड्डी मुझे टाइम बम जैसी लग रही थी, जो किसी भी क्षण फट सकता था। वह मुझे एक रेस्टोरेंट में ले गई। अगर मैं अकेला होता तो जिसके भीतर घुस पाना तो दूर, अपनी वर्तमान स्थिति में कोई मुझे उसके दरवाजे के पास भी नहीं फटकने देता। मैं बड़े नर्वस भाव से अपना चश्मा ठीक करता हुआ और सूखे होठों पर जुबान फेरता हुआ
उसके साथ रेस्टोरेंट में प्रविष्ट हुआ। एक कोने की मेज पर हम दोनों बैठ गए। उस मेज पर और उस रेस्टोरेंट की हर मेज पर बहुत सीमित प्रकाश था, जिसकी वजह से एक मेज पर बैठे लोगों को दूसरी मेज पर बैठे लोगों के केवल साए ही दिखाई देते थे, सूरतें नहीं। उसने कॉफी का ऑर्डर दे दिया। जब तक कॉफी नहीं आ गई वह एक शब्द नहीं बोली। उस बीच मैंने कई बार कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से बोल नहीं फूटा। कॉफी पियो, वह बोली। मैं यंत्र चालित सा कॉफी की चुस्कियां लेने लगा। वह भी कॉफी पीने लगी। इतनी गर्मी है, तुम यह बरसाती उतार क्यों नहीं देते? वह बोली। नहीं उतार सकता, मैं दबे स्वर में बोला। क्यों? दरअसल पीछे से मेरी पतलून की हालत बहुत नाजुक हो गई है। ओह, वह बोली। उस सीमित प्रकाश में भी उसके होठों पर उभर आई मुस्कुराहट मुझसे छुपी न रह सकी। मैं यह फैसला नहीं कर सका कि मेरी हालत उसके लिए मजाक का साधन थी या उसकी उस मुस्कुराहट में मेरे प्रति संवेदना का पुट था। गर्म कॉफी की भाप से मेरे चश्मे के शीशे धुंधला गए थे। मैंने चश्मा नाक से उतार उंगलियों से ही रगड़कर शीशे साफ किए और चश्मा फिर पहन लिया। तुम्हारा नाम क्या है? उसने सहज स्वर में पूछा। विमल, मैं बोला। उस होटल वाले को तुम चोर दिखाई देते थे, क्या तुम चोर हो? नहीं। अपराधी? नहीं। कभी जेल गए हो? जो आदमी चोर ना हो, अपराधी ना हो, वह जेल क्यों जाएगा? यह तो मेरे सवाल का जवाब नहीं। मैं कुछ क्षण हिचकिचाया और फिर धीरे से बोला, नहीं। फिर तो इसका मतलब यह हुआ कि वक्ती लालच में फंस गए थे। जी हाँ। अब छुपाने से फायदा नहीं था। अब तक बात मेरी समझ में आ चुकी थी कि उसने मुझे बखेड़े में फंसने से बचाने के लिए मेरी खातिर झूठ बोलकर मुझ पर भारी मेहरबानी की थी। क्या करते हो? कुछ भी नहीं, एकदम बेकार हूँ। वजह? वजह बहुत लंबी और पेचीदा है। मैं गहरी सांस लेकर बोला। आपकी समझ में नहीं आएगी। गुजर कैसे होती है? कहाँ होती है गुजर? भूखा मरता हूँ। अभी 10 मिनट पहले 2 दिन बाद खाना हासिल हुआ था। कैसे? मैंने बता दिया। तुम्हारा कोई यार दोस्त नहीं, कोई सगा संबंधी नहीं जो तुम्हें कम से कम 2 वक्त खाना खिला सके? मुंबई में नहीं। मुंबई के बाहर? है, लेकिन न होने जैसे। मैं उन लोगों की मदद नहीं चाहता। चाहे भूखे मर जाओ, चाहे भूखा मर जाओ। मैंने स्वीकार किया। तुम उन लोगों की मदद क्यों नहीं चाहते? है कोई वजह? मैं लापरवाही से बोला। वास्तव में मैं उन लोगों के पास मदद मांगने जा ही नहीं सकता था। उनसे मदद मांगने जाने का मतलब था जेल जाना। युवती कॉफी पीने लगी। मैडम, मैं धीरे से बोला, सच पूछो तो अभी भी मैं फाके इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि मुझमें शराफत और इंसानियत की थोड़ी बू बाकी है। अभी मुझमें अहम का इतना अंश बाकी है कि मैं 2 दिन भूखा रह लूं, लेकिन कोई ऐसा काम ना करूं जिसे करना मेरी आत्मा तब गवारा नहीं करती थी जबकि मैं रोटियों का मोहताज नहीं था। मेरे जिस्म में दमखम न सही, लेकिन दिमाग में इतनी अक्ल जरूर है कि मैं किसी प्रकार अपने लिए 2 वक्त का खाना जुटा सकूं। लेकिन अभी मैं वैसे तरीके इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अभी मुझमें भूखा रहने की हिम्मत है। जब हिम्मत टूट जाएगी तो सब कुछ करूंगा। और हिम्मत हारने के मैं कितना करीब पहुंच गया हूँ, उसका यह नमूना वह हरकत ही है जो उस होटल में मैंने आज की है। पढ़े लिखे हो? मैंने सहमति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। तो कोई नौकरी क्यों नहीं तलाश करते? क्योंकि अपने पढ़े लिखे होने के सबूत के तौर पर मैं कोई सर्टिफिकेट पेश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं एकदम पक्कड़ आदमी हूँ। इस संसार में मेरा अपना कहने लायक जो कुछ भी है वह मेरे जिस्म पर मौजूद है। कितने पढ़े हुए हो? काफी। मैट्रिक हो? हाँ। उसने एक खोजपूर्ण दृष्टि मुझ पर डाली और बोली, ग्रेजुएट? मैंने स्वीकृति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। या और भी ज्यादा? वह बोली। मैंने अर्ज किया है ना मैडम, मैं काफी पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन सड़क पर घूमने वाला आवारा मुफलिस और सूरत से चोर दिखाई देने वाला इंसान पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, इससे दुनिया को क्या फर्क पड़ता है? नौकरी की खातिर तुम किसी को विश्वास नहीं दिला सकते कि तुम अपने सर्टिफिकेट पेश नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में तुम पढ़े लिखे हो। नहीं दिला सकता मैडम, और उसमें सबसे बड़ी वजह मेरा हुलिया है। किसी बड़े साहब को इस बात का विश्वास तो मैं तब दिलाऊं जबकि कोई मुझे उसके पास फटकने दे। मुझे तो साहब लोगों के चपरासी ही भिखारी समझकर दुत्कार देते हैं। तुम्हें तौहीन महसूस नहीं होती? पहले होती थी, अब नहीं होती। अब आदत पड़ गई है। और सच पूछिए तो इसी हालत में पहुंचकर मुझे मालूम हुआ कि मेरे देश में नाली में कीड़ों की तरह रेंगने वाले बेघर बेदर भूखे नंगे लोगों की गिनती लाखों करोड़ों में है। मेरे देश में पैसे वाला इंसान एक है तो ठोकरे खाने वाले इंसान 1000 हैं।
हमारी सरकार समाजवाद की दुहाई देती है, लेकिन 23 साल की आजादी के बाद वह देश की जनता को 2 वक्त का खाना जुटा पाने के लिए साधन पैदा नहीं कर पाई। हमारी सरकार। लेक्चर मत दो। मैं फौरन चुप हो गया। तुम कोई ट्रेड यूनियनिस्ट तो नहीं हो? नहीं, बात तो ऐसी ही करते हो। मैंने उत्तर नहीं दिया। मैंने कॉफी का आखिरी घूंट हलक में उड़ेल लिया और खाली कप नीचे रख दिया। फिर मैंने जेब से उसके बैग से चुराई 100 की नोटों की गड्डी निकाली और उसे अपने और उसके बीच में सोफे पर रख दिया। युवती ने लापरवाही भरी निगाह नोटों पर डाली और फिर दोबारा मेरी ओर देखने लगी। उसने नोट उठाने का उपक्रम नहीं किया। कई क्षण उसकी पैनी निगाहें मेरे चेहरे पर टिकी रही। मैं नर्वस हो उठा। मैं अपने कॉफी के खाली कप में झांकने लगा। मेरी ओर देखो, वह बोली। मैं झिझकता हुआ उसकी ओर देखने लगा। मैं तुम्हारी बातों से प्रभावित हुई हूँ। तुम मुझे कामचोर नहीं लगते और पढ़े लिखे और ईमानदार आदमी लगते हो। तारीफ के लिए शुक्रिया। मैं सिर नवाकर बोला। लेकिन मैडम, तारीफ से आदमी का पेट नहीं भरता। डोंट टॉक नॉनसेंस। युवती तनिक झुंझलाकर बोली। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हें वे सब बातें बता रही हूँ जिसकी वजह से मैं तुम्हें नौकरी दिलवाने वाली हूँ। नौकरी? मैं भुचक्का सा बोला। मुझे? हाँ। उसका स्वर एकदम भावहीन हो उठा। आज सुबह के एक अखबार में एक विज्ञापन निकला था जिसमें एक ऐसे आदमी की जरूरत जाहिर की गई है जो कार चलाना जानता हो, मोटर बोट चलाना जानता हो और इतना पढ़ा लिखा हो कि हिंदी और अंग्रेजी पढ़ लिख सकता हो। पता, गोकुलदास स्टेट, जुहू। गोकुलदास स्टेट सारी बंबई में मशहूर है। जुहू पहुंचकर जिससे मर्जी पूछ लेना। मुझे नौकरी मिल जाएगी? मैंने अविश्वासपूर्ण स्वर में पूछा। मिल जाएगी। वह यूं बोली जैसे एक बेहद मामूली बात का जिक्र कर रही हो। मुझे करना क्या होगा? पहले नौकरी हासिल कर लो, फिर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। कोई गैर कानूनी काम तो नहीं करना होगा? युवती कुछ क्षण मुझे घूरती रही और फिर अपने होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट लाकर बोली। जैसे तुम्हारी मौजूदा हालत है, उसे देखते हुए तुम्हें कोई गैर कानूनी काम भी करना पड़े तो तुम्हारी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? जेल भी चले जाओगे तो कम से कम 2 वक्त की रोटी की गारंटी तो हो जाएगी। मैं चुप रहा। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए सर गोकुलदास बंबई के इन्हीं गिने रईसों में से एक हैं। मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी और अपना हुलिया सुधार कर जाना। वह बोली, वरना कोई तुम्हें स्टेट के पास भी नहीं फटकने देगा। लेकिन मैंने कहना चाहा, लेकिन जो कुछ मैं कहना चाहता था उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वह पहले ही समझ गई थी कि मैं क्या कहने वाला था। उसने हम दोनों के बीच पड़ी नोटों की गड्डी उठाई, उसमें से 2 नोट फाड़कर मेरे हवाले किए और बाकी की गड्डी अपने बैग में डाल ली। ओके, वह बोली। ओके, मैं कृतज्ञतापूर्ण स्वर में बोला। उसने वेटर को संकेत किया। वेटर बिल ले आया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।